जुले मैं इस वक्त हिंदुस्तान के लास्ट बॉर्डर तुर्तुकथांग गांव से बोल रहा हूं। तो यहाँ आने का मकसद है जो हमारे यहाँ थंग निवासी के गुबा अली है। इससे पहले हमने उनका इंटरव्यू किया जो इनका कहानी जानने के लिए। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान में होना चाहिए, तो इसलिए हम इस बार ये हिंदुस्तानी भाषा में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ गुबा अली है। गुबा अली, आपका मेरे खैर मकदम का। जी नमस्ते। जी मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप फिर दोबारा मेरे पास आए, हमारा दुख दर्द आप बांटने के लिए आया, तो आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो उसका बाद आप किस एंगल से मुझे जानना चाहे या पूछना चाहे तो हम आपका जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। तो बस यही मेरा कहना है। शुक्रिया जी। तो हमें सुनने में आया है कि आप अपने वालिदैन से बहुत छोटे उम्र में बिछड़ गए, तो आपका बहुत बड़ा दुख भरी कहानी है। तो हम दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि कैसे रहा वो मंजर। आप शुरू से बताइए कैसे बंटवारा हुआ ये सब। जी, ये मंज़र एक दर्दनाक मंज़र था। तो 1971 का जो जंग हुआ है, आप सब ने सुना। 1971 के जंग में 3-4 गाँव जो पाकिस्तान से हमारा देश ने ले लिया, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा कर्नल रिंगचंद साहब की क़यादत में जो 71 के जंग हुआ था। तो शायद आपने सुना भी होगा। हम सबको मालूम है कि चुलुंग हद तक उस वक़्त पाकिस्तान में था। बोगदंग आपका हमारे इंडिया का था। कुदरत का देन था, ये फैसला था कि यहाँ पर LOC हो गया। तो होने के बाद ही ये गाँव एक ऐसा तारीख़ी, आज का डेट में भी मैं समझता हूँ अभी 50 साल पूरा हो गया। तो बिलखुसूस 2021 में एक तो 50 साल पूरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ 50 साल से आज तक इस मंज़र को, इस दर्दनाक वाक़े को भूल नहीं पा रहे हैं। तो आज फिर आप यहाँ पर आया, आप याद ताज़ा कर रहे हैं। हर कोई आते हैं, याद ताज़ा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है, तो कहना भी मेरे लिए मतलब गवारा नहीं होता। तो क्या हुआ कि ये हालात देखा 71 की, जो कि औरत पूरा पाकिस्तान में, मर्द ही मर्द इंडिया में। तो रिंगचंद साहब हमारा लोकल अफसर था, तो उन्होंने सोचा यार ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि हाई लेवल को एक लेटर लिखते हैं, कि लिखने के बाद कहेंगे कि इन सबको हम आपस में मिलवाएंगे, पाकिस्तान से उनको बुलाएंगे, यहाँ से जो पाकिस्तान जाना चाहता है उनको हम पाकिस्तान भेज देंगे, फिर हम सही LOC लगा देंगे। तो यहाँ से 2 आदमी तैयार होने के लिए कहा। तो एक तो मेरा पापा को, दूसरा और एक आदमी को बोला आप 2 आदमी तैयार हो जाए। उसमें से एक आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हिंदी समझना चाहिए। तो मैं अपना आपको बदकिस्मती भी कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ, तो मेरा फादर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। तो फादर को रिंगचंद साहब ने बोला आप जाना पड़ेंगे, क्योंकि आपको हिंदी आते हैं, आप थोड़ा बहुत बोल चाल आते हैं। तो मेरे फादर को भेजने का फ़ैसला किया। तो मेरे दादा ने काफ़ी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, काफ़ी मना किया, बोला ये नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये जाएगा तो 2 और 5 साल के बच्चे और मेरा 80-90 साल का उम्र, और ये माल मवेशी गाय बकरी कौन संभालेंगे। तो प्लीज़ आप इसको मत भेजिए, किसी और को भेजिए। तो लेकिन सरकारी आर्डर था, और रिंगचंद साहब का और इंडियन आर्मी की भी मजबूरी था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा को तो भेजना ही था। और इतना मैं आज मैं ये भी कहता हूँ कि इतने ऐसे उम्मीद भी नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा हरकत करें। तो मैं समझता हूँ जी ये बहुत मतलब एक दर्दनाक हरकत भी किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान भेजने के बाद वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद पूछा इंडिया क्या था, कैसा था। तो उन्होंने दिल खोल के बोला इंडिया अच्छा था, हमारा लोकल अफसर था, उन्होंने हमें बहुत खिदमत किया। तो शायद वो अच्छा नहीं लगा हो, तो मेरे फादर को वहाँ से वापस आने नहीं दिया। तो वहाँ पर कहा कि इसको बंदिश बना दिया, बंद कर दिया। तो जब वालिद साहब को वहाँ से यहाँ नहीं आया, तो अब हमारा हालात यहाँ पर, तो मैं ये समझता हूँ कि आज का डेट में मेरे से भी ज़्यादा मेरे दादा के ऊपर क्या बीता होगा उस ज़माने में, जो कि 80-90 साल का उम्र, और 2 बच्चा, इनका छोटे छोटे 2 बच्चे जो कि 5 साल वाले, तो माँ का दूध का पीछे पीने। अच्छा, आपके 2 भाई इधर रह गया, बाकी वहाँ चला गया? जी, माँ दादी सब उधर चला गया। तो फिर मेरा दादा और हमारा परवरिश का मसला हो गया।
تو آج کے ڈیٹ میں یہی کہتے ہیں کہ انڈین آرمی کو ہر وقت ہر لمحہ میں کہتے ہیں، ہر میڈیا کو میں کہتے ہیں کہ اگر میرا ماں باپ بن کے آیا تو 5 سال سے انڈین آرمی بن کے آیا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کا پرسنل دشمن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی، آج کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت کی جو پاکستان کی جو افسر ہے، جو پاکستان کے لوگ ہیں، تو میرا ہی دشمن بنا، کیونکہ میرے فادر کو وہاں سے واپس نہیں بھیجا. اتنا ناانصافی جو ہمارے ساتھ کیا، تو وہ میں پاکستان جا کے پاکستان کے سرزمین پہ بھی میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو میں نے پہلے کہا کہ میں ایک بدقسمت آدمی کہا، تو آج انڈین آرمی کے بدولت اور ہمارے لداخ سکوٹ کے بدولت، کرنل رنچین صاحب کے بدولت سے آج میں سمجھتا ہوں اپنا ایک خوش قسمت آدمی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی میرے پاس آتے ہیں، ہر کوئی مجھے جانتا ہے. تو یہ ہوا تھا جناب 1971 کے جو حالات ہے. تو پھر میرا جو پرورش، میرا چھوٹا بھائی کا پرورش، اور میرے دادا کو انڈین آرمی ایک بیٹا بن کے آیا، جس کا بیٹا سے محروم تھا، لڑکی سے محروم تھا، تمام رشتہ دار سے وہ جدا ہوا تھا، لیکن انڈین آرمی نے، ہمارے لداخ سکوٹ نے وہ محسوس ہونے نہیں دیا. میرے دادا کو ہر وقت خدمت کرتے تھے، ہر وقت دیکھ بھال کرتے تھے. تو شاید وہ کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آج مجھے کوئی نہیں مانتا ہے کہ یہ آدمی ان پڑھ ہے. تو ہر کوئی کہتے ہیں، ہر کوئی مجھے میرے نام لیتے ہیں، ہر کوئی مجھے جانتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مہربان ہیں انڈین آرمی کا. تو آج میں مزاحیہ طور پر بھی کہتا ہوں، میں دل سے بھی کہتا ہوں، تو اگر اس دیش کا کوئی وفادار ہے، اگر اس دیش نے کسی کو کچھ کیا، اس فوج نے اگر کسی کو کچھ کیا، تو میں سمجھتا ہوں صرف میں اور میرے چھوٹا بھائی کے لیے بہت کچھ کیا. جی غبار علی جی، ہمیں سننے میں آیا کہ 2014 میں آپ پہلی بار اپنے والدین سے ملنے کا موقع ملا، وہ منظر کیسا رہا آپ بتائیں گے؟ جی، اب وہ منظر میں سر جی، ایک تو اب مجھے میرے زندگی فوج کے ساتھ رہا. فوج میں سچائی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں، فوج میں سیدھا راستہ کے علاوہ ہوتا ہی نہیں. تو میں بھی یہی سمجھتے ہیں، میں ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ یا تو میں تمام رشتہ دار سے بچھڑنے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ آیا ہو، مجھے شرارت کرنے کی ہمت نہ آیا ہو، تو میرے بچپن سے جھوٹ، شرارت ایسی چیزیں نہ سیکھا ہو، یا تو میرا انڈین آرمی نے مجھے اس راستے کو پہ رکھا جو کہ سچائی کے راستے پہ رکھا. تو میں جو بھی میڈیا میرے پاس آتے ہیں، ہر کوئی پوچھنے والا آتے ہیں، تو میں سچ کا ہی سچ بولتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو. تو میں یہاں سے 2006 تک میں گاؤں کا نمبرداری میں رہا. تو مجھے پاکستان جانے کا موقع نہیں ملا، میں جا بھی نہیں سکا. اس کے بعد 6 میں جب میں نے نمبرداری چھوڑا، تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ زندگی بھر میں ایک بار اپنا ماں باپ سے ملاقات کرنے کا. میں بہت بار کوشش کیا، اب بدقسمتی سے کہنا پڑیں گے، بہت ہی بار میں نے کوشش کیا کہ میں پاسپورٹ بنا لوں، پاکستان ماں باپ سے ملوں، لیکن میرے کئی بار پاسپورٹ ریجیکٹ ہوتے رہا، کبھی نہیں بنا. تو میں آج پھر میں نام لے کے واضح طور پر میں کہنا چاہوں گا، تو ایس پی وویک گپتا صاحب تھا یہاں پر لے میں، تو ان کو میرا سارے حالت میں نے بیان کیا، سر میں کئی بار پاسپورٹ بنا رہا ہوں، میرے پاسپورٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، بولے میرے آپ کا کیا تمنا؟ میری زندگی میں ماں باپ سے ایک بار ملنے کا تمنا ہے. تو ان کو میں آج بھی دعا گو ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا ماں باپ سے ملنے کے لیے، آپ کے لیے میں 20 دن کے اندر پاسپورٹ بنا کے دوں گا. تو میں نے شکریہ کہا، لیکن میں نہیں مانا کہ 20 دن میں بن جائیں گی. لیکن جیسے بھی بنایا جی، مجھے 1 مہینے کے اندر پاسپورٹ بن کے آیا، صرف 2 سال کے لیے تتکال میں بنایا تھا اس پی صاحب نے اپنا ریسپانسیبل پہ. تو اسی 2 سال میں جی میں پاکستان جانے کا مجھے موقع ملا. تو مجھے سب سے، میں ہر وقت سچ بولنا پسند کرتے ہیں، تو سچائی سامنے رکھنا پسند کرتے ہیں. تو ہمارا جیسے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان میں ایسے لوگوں کو مطلب ایک حساب سے گمراہ سمجھ لو، گمراہ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، یا ہندوستان میں یہ ہوتا ہے، ہندوستان میں مطلب مسلمانوں کو چین نہیں. اس طریقے کے جو میڈیا آتے تھے ریڈیو میں، ٹی وی میں، تو ان سی چیزوں سے میں بہت چڑتا ہوں، کیونکہ سچائی سامنے رکھنا میرا ایک، میں سمجھتا ہوں ایک میرا پہلا درم ہے. تو اس حساب سے جی پھر میں جب میرے 2 سال کا پاکستان جانے کا میرے تیاری ہوا،
تو پھر میں نے سب سے پہلا میرا مشن یہ رہا، میں نے کیمرہ خریدا اور ہر گاؤں ہر گھر میں گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا سب سے پہلے فرسٹ بار جو میرے ماں باپ کا فوٹو کسی نے دکھایا تو آپ بتاؤ میں کتنا خوش ہوا ہوگا. تو اور اس کے بعد فرسٹ بار کسی نے میرے ماں باپ کو ویڈیو دکھایا تو میں کتنا خوش ہوا ہوگا. وہ میرے دل میں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پورا بغدان، تورتوک، ٹیکسی ایون کی پورا لے ہر جگہ کا جو بچھڑے ہوئے لوگوں کا ہر کسی کا میں نے دعا سلام لینا شروع کیا، ویڈیو بنانا شروع کیا. ایک دوسرا میں اس چیز پہ چڑ تھا کہ میڈیا کچھ اور کہتے تھے، پاکستان کے میڈیا یا لوگ کچھ اور کہتے تھے، ہمارے یہاں پر کچھ اور تھا. تو یہاں پر ہمارے ہر سائٹ میں آزادی ہے، جیسے ہمارے لداخ میں دیکھو، بلکہ ہمارے لداخ کے جو میجورٹی میں جو بدھسٹ ہے تب بھی اپنے آپ سے زیادہ مسلمانوں کو دھیان رکھتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں، میں خود جانتا ہوں، میں 20 سالوں سے نمبردار رہا ہے. تو جب جیسے کہ کوئی فیسلٹیز آپ کو ہنڈار میں دینا ہو تو ہنڈار سے پہلے تورتو کو دیتے آئے ہیں. یہ میں بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو اس چیز کو ہم اجاگر نہیں کرتا تو ہم تو بے مرمت آدمی کہا جاتے ہیں میرے حساب سے. تو ایسے حالات کو بھی میں نے پاکستان کے سامنے لے کر جانا میرا دلی تمنا تھا کہ ہم یہاں کتنا خوشی سے رہتے ہیں، ہم یہاں کتنا پیار سے رہتے ہیں. تو جی پھر میں نے سارے ویڈیو لداخ کا ہمارا CC سے لے کر بڑے بڑے لوگوں کا، جیسے شفیع صاحب ایگزیکٹو کونسلر تھا، تو ہر کسی کا میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا. ایک ہی مہینے کے اندر میں نے وہ سارے ویڈیو کمپلیٹ کر دیا. کرنے کے بعد پھر میں دلی کی طرف رخ ہوا. تو بدقسمتی سے بولنا پڑتے ہیں، اس میں بھی مجھے بہت سارے میرے ویڈیو پر ایکشن ہوا. میرے ویڈیو پر لوگوں نے بولا آپ نے ویڈیو بنایا کیا ہے، کیسا ہے. تو سارے چیزیں جیسے بھی ہے میں اس چیز کے اوپر فائٹ کر کے میں پاکستان کی طرف نکل گیا. جی پھر میں 2 اکتوبر کو پاکستان پہنچا. تو خیر وہ کہانی میرے حساب سے تو میں اپنے حساب سے تو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ جب میں 2 اکتوبر کو جب جیسے پاکستان کی طرف پہنچا تو پھر میں اسلام آباد پہنچا. تو پھر وہاں پر میں نے گلگت بلتستان کے لیے الگ سے ایک پرمیشن کی ضرورت پڑتا ہے. تو وہاں پر جی مجھے سختی سے منع کیا، بولا آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ انڈین آرمی کا مطلب کئی کام کیا ہے. وہ تو خیر انفارمیشن والے کا جو کہنا تھا. تو اس طریقے سے مجھے 2 اکتوبر کو پہنچا، مجھے 20 نومبر تک وہاں پر سے مجھے پرمیشن نہیں ملا آگے جانے کا. جی تو بہت اسٹرگل کرنا پڑا. تو پھر میں نے اپنا سارے سچائیاں میں نے سامنے رکھا. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں انڈین آرمی کا دائیں ہاتھ بھی ہوں، میں انڈین آرمی کا میں بیٹا بھی ہوں. تو سچ مچ میں نے پورا بیان کیا. تو وہ پاکستان کا افسروں کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ماپا، ناپا، تولنے کے بعد آخر کار مجھے قریب 2 مہینے کے بعد مجھے پرمیشن ملا. جی جہاں آپ کے ممی پاپا رہتے اس گاؤں میں جانے. جی تو جب آپ کو اسلام آباد سے ان لوگوں نے مجھے پرمیشن دے دیا ماپ تولنے کے بعد، میں نے کہا بھی تھا، میں نے کھل کے میں نے کہا، میں جہاں جاتے ہیں میں کھل کے ہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ہندوستان میرے دیش ہے، تو ہندوستان صرف میرے دیش، اور لوگوں کو بھی میں نہیں مانتے ہیں جو کہ 5 سال میں ہندوستان نے کبھی کسی کو پالا نہیں. 5 سال میں تو لوگ اپنا ماں باپ پالتے ہیں لیکن دیش اور فوج کبھی کسی کو نہیں پالتے ہیں. لیکن مجھے 5 سال میں دیش اور فوج نے پالا ہے. تو سمجھ لو اس سے زیادہ عزیز اور اس سے زیادہ پیارا دیش میرے تو نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی میں نے کھل کے کہا، سب کچھ کہا. تو وہ افسر لوگ بھی نیک لوگ تھا، مجھے پرمیشن دے دیا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں میں 10 مہینہ بیٹھا تو مجھے کسی قسم کا دقت بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ انہوں نے پورا پہلے میرا انتاڑی پورا کھول کے دیکھ لیا. تو میں نے کہا بھی تھا دیکھو میں وہ آدمی ہوں جیسے کہ آپ کا یہاں پر آ کے ابھی میں نمک کھا رہا ہوں پاکستان کے، تو میں اس پلیٹ میں چھید مارنے والے بھی آدمی نہیں ہوں. تو میں وہ سچا ہوں. میں سچائی آپ کا بھی سامنے رکھیں گے، سچائی میرے دیش کے سامنے رکھیں گے. دنیا میرے چاہے پیچھے پڑھو چاہے کچھ بھی کرو، صرف مجھے میرے فوج نے سچائی راستہ سکھایا، اسی سچائی راستے سے چلوں گا. جب فرسٹ ٹائم آپ نے پیرنٹس سے ملا، والدین سے ملا، آپ ان کو پہچان پائے، کیا کیسا نظارہ تھا وہ تھوڑا بتائیں. جی تو یہ تو ایک تو سر آپ لوگ ہر کوئی یہی نظارہ پوچھتا ہے، لیکن مجھے ہر وقت اس نظارے کے اوپر بولنے پہ بہت تکلیف ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں تو ایک تو سب سے پہلے جی میں نے اپنے ممی پاپا کو جب میں اسلام آباد پہنچا تو میں نے کہا جی آپ اپنا گاؤں مت چھوڑو، آپ کبھی جلدی بازی میں کہیں اسلام آباد مت آؤ.
कर दो, मत आ जाओ, जहाँ आप लोग आएगा फिर वहाँ से हम मुझे आगे जाने नहीं दूंगा। तो मैं वो जगह देखना चाह रहा हूँ जो कि आप लोगों ने हमारा मंजर देखते रहा, आप लोगों ने उन 2 बच्चों को देखते रहा, तो मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। तो मेहरबानी करके आप आगे नहीं आना, आपको लोगों को जज्बात में आकर कहीं आगे आएंगे तो फिर मुझे पाकिस्तान सरकार वहाँ से आगे आने नहीं देंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद था कि मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँ जैसे मेरे मम्मी पापा ने अपना बेटों को देखते रहा। तो ऊपर वाले का दुआ था, तो काफ़ी मुझे तकलीफ़ उठाना पड़ा, काफ़ी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, फिर भी मैं आज उन लोगों को, पाकिस्तान लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि फिर मुझे मेरे मम्मी पापा गांव में ही रहा, वापस नहीं आए। 2 महीना मैं वहाँ इंतज़ार किया, तब भी गांव में रहा। तो सबसे पहले जी मैं इस्लामाबाद से भाई अरमेश स्कर्दो के लिए रवाना हुआ। तो जब स्कर्दो पहुँचा तो उन्होंने ये तैयारियाँ की थी कि इनका मम्मी पापा के साथ तन्हा जगह पे मुलाकात कराना है, कि भीड़ भाड़ में नहीं, तो खालिस इनका मम्मी पापा होगा और खालिस ये लड़का होगा और कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था। उसमें ऐसे आते हैं जी, मुसलमानों में जैसे एक आते हैं हज़रत अयूब और यूसुफ का जो कहानी है कि बाप बेटे 40 साल मुलाकात हुआ था, तो वो एक तन्हा जगह में मुलाकात करवाया था। तो वही कहानी को लेकर इन्होंने एक तन्हा जगह मुंतखब किया था। तो मुझे कहा कि आज आप मम्मी पापा से मुलाकात करना है, तो मुझे मालूम नहीं कब करना है, कैसे करना है। तो फिर मैं सुबह गाड़ी में हुआ, मेरे उस गाड़ी में मेरा और भाइयाँ था, मेरे 2-3 भाई था और मेरे मामू गाड़ी में था। तो मुझे जब सुबह गाड़ी में चढ़ते ही अजीब सा एक कुदरत ने एक अजीब सा मेरे अंदर पता नहीं एक चीज़ें डाल दिया कि यार तो आज तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मुझे पता नहीं कुदरत ने क्यों डाला, मेरे समझ नहीं। मैंने सोचा या तो कोई मम्मी पापा का हार्ट फेल हो जाएंगे या मुझे पता नहीं क्या हालत हो जाएगी जी। मुझे बिल्कुल एक अजीब सा एक रोने जैसा आते गया। तो गाड़ी में मेरे भाई मुझे कहते थे कि यार आज आप 2 महीना हमें समझा रहा था, हमें नसीहत कर रहा था, आज आपको वो नसीहत कहाँ गया। मुझे समझाते बुझाते लाया, मैं तो गाड़ी में पता नहीं एक पागल का तरह चलते आया। आने के बाद उसके बाद जब मुलाकात हुआ, वो मंज़र का मैं भी कोशिश कर रहे हैं उसको याद करें, लेकिन वो मंज़र मुझे याद नहीं आ रहे हैं जो अभी वीडियो में देख रहे हैं। तो वही हालत है जी, मंज़र का मुझे याद नहीं है। उसके बाद कुदरत ने क्या किया, मेरे दिमाग में क्या डाल दिया, मेरे समझ नहीं आते हैं जी, वो मुझे याद नहीं है जो मंज़र जो क्या हुआ है। मुबारक 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 बहुत 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 मुबारक। Mana dosa atana angan site ka mulakas sa jogi ka mana astare dekha mulakas Kangus आगामी में यहाँ थोड़ा एहतियात बरतो। शाबाश 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 वाली संचित सर मुबारक इताला बहुत बहुत इताला मुबारक दिया उसी इताला मुबारक 투치라 엄마네 투치 고마 아 서서 इताला मुबारक 기장 가만 मम्मी पापा अब ये फरानू गाँव है, यहाँ से मतलब आपके ठीक पीछे है, यहाँ से मतलब बहुत नज़दीक, वहीं आपका जहाँ मम्मी पापा रहते उधर यही गाँव है जी। तो फिर मुझे यहाँ इसी गांव से करीब
2 کلومیٹر دوری پر ایک میدان جگہ پہ ملاقات کروایا تھا. تو پھر وہاں پر ایک قبرستان تھا, وہاں پر مطلب انہوں نے ایک اچھا جگہ چن کر وہاں پر ملاقات کروایا. پھر مجھے وہاں سے گاڑی میں بیٹھا کر ممی پاپا کے ساتھ پھر میں گاؤں میں آیا. تو گاؤں میں آنے کے بعد بھی جی گاؤں میں تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, بہت بڑا قافلہ تھا, بلکہ گاؤں کا آدھے سے زیادہ تو لوگ ممی پاپا جو آنے کے بعد ان کے پیچھے دوڑ کے آ رہا تھا, پیدل آ رہا تھا 2-2.5 کلومیٹر پہ. ان سب کو ہم نے چھوڑ کر سیدھا ہم گاؤں کی طرف نکل گیا تھا, فرنڈ گاؤں کے اندر. تو ادھر بھی جو لوگوں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے 2 لفظ بولنے کے لیے کہا, تو وہاں پر بھی میں بول نہیں سکا, تو کچھ نہیں بول پا رہے ہیں. میں نے وہ ویڈیو دیکھا تھا تو ایک عجیب سا منظر ہوا تھا. کتنا دن رہا آپ کو وہاں پر, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کتنا دن بتایا؟ تو پیرنٹس کے ساتھ میں ویسے تو 8 مہینہ تقریباً رہا, لیکن میں پیرنٹس کے ساتھ اتنا رہ نہیں سکا, کیونکہ میرے ممی ابھی مجھے آج میں وہ سو کر رہا ہوں کہ مجھے بہت دکھ ہو رہے ہیں کہ 2 چیزوں کا میں نے بہت غلطی کیا تھا. ایک تو میرے ممی ہر وقت پیٹھ پیچھے جا کر روتا تھا, تو میرے بھائی لوگ مجھے سمجھاتا تھا یار ماں بار بار آپ آنے کے بعد روتے رہتے ہیں, تو ہر وقت ماں کہتے ہیں کہ میرے بچے میرے سے نفرت کر رہے ہیں, تو میرے بیٹا مجھ سے نفرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بچپن میں ان کو چھوڑ کر آیا. ہاں, تو میرے ممی کو بہت دکھ ہوا ہے کہ میں نے کئی بار سمجھایا, کئی بار میں نے سمجھایا دیکھو میرے تصور میں نہیں ہے, یہ قدرت نے کیا ہے, آپ کا کیا بس تھا, تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ ممی کہتے تھے اگر آپ میرے سے نفرت نہیں ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہیں, بار بار کہتے تھے. تو میں اس بلتستانیوں کو, اس اسکردو والوں کو جی, اس ایڈمنسٹریشن ہو یا سرکار ہو, ہر کسی کو جی میں آج بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے کم سے کم پاکستان کے اندر کم سے کم 250 سے 250 تک سکول میں مجھے بلایا. بڑے بڑے فنکشن میں, بڑے بڑے محفل میں مجھے بلایا. آپ جانتے ہیں یوٹیوب کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو اس لیے مجھے پسند کیا کہ میں سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا. تو جہاں پاکستان کا جو کمیاں ہیں میں ان کو کمیوں کو کمی بھی کہا, اور جو پاکستان کا اندر اچھا سسٹم چلتا ہے میں اس کو اچھا کہا. اور ہمارا جو سارے سچائیاں, جو اس دیش میں جتنا امن ہے, اس دیش میں لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں, اس دیش کا اندر یہ ہندو مسلم سکھ ایسی چیزیں تو لوگوں کا تصور میں بھی نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں کھل کے میں ہر محفل میں کہتے تھے, لوگ پسند کرتے تھے. جب ممی پاپا کو چھوڑ کے آتے سمے وہ کیسے پھر ممی لوگوں نے جانے دیا, آپ جب بولا واپس میرا ویزا ختم ہو رہا ہے واپس جانا ہے, اس سمے پھر کیا ان کا کہنا تھا؟ تو وہ منظر ایسا ہے جو ابھی میں ایسا ہے جو جیسے کہ میں ایک دن ہمارا 3 مہینے کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا ہے, تو ایک بار 3 مہینے کا میرے ویزا ختم ہوا. مجھے معلوم تھا کہ ویزا میرا بن چکا تھا, لیکن مجھے آنا تھا اسکردو ویزا کلیکٹ کرنے کے لیے. تو میں اسکردو جانے کی تیاری کیا, تو میرے ماموں نے کہا کہ یہ تو اس کا ویزا ختم ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ واپس نہیں بھی آ سکتے ہیں. تو شاید کسی کو کہا ہوگا. کہنے کے بعد پورا گاؤں کے جنتا جمع ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو میں جا نہیں رہا ہوں, مجھے اسکردو تو میرے ویزا آ چکا ہے, تو مجھے بس شام کو واپس آنا ہے, ایسے چیزیں آپ لوگ کو پریشان مت ہو جاؤ. تو پھر بھی گاؤں والے اتنا جمع ہو گیا, اتنا مطلب لوگوں میں ایک بے چینی تھا, اتنا رویا دھویا. تو میرا ممی اس دن جس دن جب میں نے اتنا یقین دلایا ممی دیکھو میں بالکل نہیں جا رہا ہوں, میں واپس آؤں گا. تو میرے ڈرائیونگ لائسنس تھا, میں ممی کے پاس چھوڑ کے رکھتا تھا. ممی دیکھو یہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے اٹھا کے نہیں ہوگا تو میں اپنا دیش نہیں جا سکتا ہیں, یہ میرا اصلی پہچان پتہ ہے, اس کو لینے کے بعد انڈیا مجھے چھوڑ دے گا, نہیں تو انڈیا مجھے جانے نہیں دے گا. تو وہ میں نے میرے ڈرائیونگ لائسنس ممی کے پاس رکھا ہوا تھا. تو اتنے میں پھر میں نے ممی کے پاس وہ جو رکھا ہوا تھا, تو اتنے میں آپ کا ماموں نے سب کو کہا کہ اب یہ جانے والا ہے. تو میرے ممی نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایسا رویا کہ پورا ہاتھ, میں نے آج بھی مجھے یاد ہے کہ گیلا ہوا تھا. تو چھوڑا نہیں, بالکل ہی نہیں چھوڑا. میں نے بولا ماں جی میں آ رہا ہوں, آپ اتنا مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. تو میرے
मम्मी उस वक़्त पागल जैसा हो गया, इतना हालत हुआ। तो मैंने फिर मैं स्कर्दो गया, शाम को मैं वापस आया। आने के बाद मम्मी अब थोड़ा सा तसल्ली हुआ, तो मैंने सोचा अब मैं जिस दिन जो जाना है तो उस दिन मैं कैसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है। अब मैं नहीं कह सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो एक दिन जब मैं गांव के बीचों बीच जा रहा था, जो फ्रानो गांव के बीच जा रहा था, तो इतने में एक बूढ़ी माँ मुझे पकड़ के रोने लगा, खूब रोया, बोला जी आप जा रहा है, रोए। तो मैंने कहा, मेरे मामू से पूछा, मैंने कहा कि ये कौन है? हमारे रिश्तेदार है। नहीं, ये गांव का कोई बुढ़िया है। तो तब भी मैंने सोचा ये गांव की इस बुढ़िया का ये हालत है, तो अब मैं जिस दिन जाएगा तो मैं कैसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, ये मेरा बर्दाश्त से बाहर है। मैं इस तरीके से मैं जाना मुश्किल है। तो मैंने पहले ही अपने दिल में डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे चला जाऊं, किसी को पता ना चल सके, चुपचाप से जी। तो उस वक़्त से जी मेरा और 3 महीने का वीज़ा था। तो तब से मैंने अपना लैपटॉप, अपना ज़रूरी चीज़ें, अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल, अगर गांव में किसी के पास दावत पे जाता तब भी मैं कांधे पे लगा के लेने आदत बना दिया, ताकि मेरे मम्मी पापा को पता न चल सके जी। जब बचपन में आप लोग इधर ही खेलते थे तो मुझे सुनने में आया कि आपकी मम्मी और पापा वहाँ जो फ्रानो गांव से आपको देखते थे छोटे में समय। जी जी जी। फ्रानो गांव पाकिस्तान की उस तरफ है। हाँ जी जी। तो उसमें तो ये बात आपने बिल्कुल सही कहा सर। एक कहानी जो मैंने पाकिस्तान के अंदर जब मैं गया, तो जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो एक आदमी मेरे से मिलने के लिए आया। आने के बाद वो मुझे मिला, हाथ मिलाने के बाद वो खूब रोया। तो मैंने पूरा महफिल में सब हैरान हो गया, यार ये क्यों रो रहे हैं? तो ना देखा है, पहला बार देखा हुआ आदमी है। तो उसने रोना धोना ख़त्म होने के बाद उसने कहा, तो वो रोते हुए कहा कि मुझे वो मंज़र याद आया कि एक दिन जब इनके पापा, मैं फौज में था, तो मेरे पोस्ट पे पानी लेके आया था। तो फिर उन्होंने मुझे मेरे से दूरबीन मांगा, तो मैंने उसको दूरबीन दे दिया। देने के बाद उसने दूरबीन पे आगे उस गांव में देखने के बाद अपना लड़कों को देखा, आपको देखा मेरे बच्चों को देखा। देखने के बाद मैं इनका पापा खूब रोया और वहाँ पर वो बल्कि बेहोशी हालत हुआ। तो मैंने भी फिर देखा तो इनके दोनों छोटे छोटे बच्चे बगैर पायजामा के वो उधर खेल रहा था। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, क्या वाक़या है, क्या दर्दनाक वाक़या है। बेटा वहाँ खेल रहा है, बाप यहाँ से देख सकता है लेकिन मिल नहीं सकता है। और एक चीज़ मैंने ये सुना है कि आपके जब बेटे की यहाँ शादी हो रहे थे तो पाकिस्तान से हमारे पड़ोसी गांव है, वहाँ से आपकी मम्मी पापा उस शादी को भी देख रहे थे। जी बिल्कुल सर। जब भी शादी हो जाते हैं तो इसका बहुत सारे वाक़या है। जब भी शादी हो जाते हैं तो एक बार जो मेरे बेटा की शादी था, तो मैंने पहले कहा जी फलाना कौन सा था, मुझे महीना भूल गया, 9वां महीने में था। 9वां महीने में मैंने जो लड़का की शादी करना था, तो उन्होंने डेट फिक्स किया। मैंने पाकिस्तान में बता दिया कि 9वां महीने के शायद 8 या 9 तारीख को था। तो कहा कि शादी उधर ही करना जहां हम देख सकते हैं। अच्छा। तो फिर हमने जो लास्ट में जो गोरोन बना हुआ है वहां पर हमने तैयारियां की। ठीक पीछे जी, ठीक पीछे जी तैयारियां किया। और हमारा कोई भी महफिल में हमारे मेहमान खुसूसी जो आर्मी के CO साहब आता है या आर्मी के कोई अफसर आते हैं, तो फिर उस महफिल में हमारा CO साहब भी थे। तो हम सब वहाँ शादी रचाने के लिए वहाँ तैयारियां करने लगा और वहाँ पर सब कुछ तैयारी हुआ। तो लोगों ने इधर ना काम करता था ना यहाँ देखता था कि वहाँ से पूरा लोग फ्लैग लेके, हरा झंडा, लाल झंडा, पीला झंडा, कोई पता नहीं क्या क्या लेके वहाँ पर बहुत सारे लोग पार से देखने के लिए नज़दीक आया। तो शादी नहीं हुआ कि यहाँ का लोग वहाँ के लोगों को देखते रहा, वहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों को देखते रहा। तो इसी से जुड़े हुए जी। और शादी का और एक मैं कहानी आपको बता दूं, तो इसी तरह मेरे एक छोटा भाई का शादी होना था पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे 2-4 दिन पहले मेरे मामू को फ़ोन आया, बोला कि आज फलाना तारीख को छोटा भाई की शादी है, आप देख लेना। तो फिर मैं
जिस तारीख को आगे गया, जाने के बाद मैं देखने लगा तो मेरे मामू ने मुझे कहा भी था कि आप ऐसा करना, सारे गाड़ी इस गाँव में गाड़ी पहुंचते हैं तो बोला गाड़ियों का लाइट भी आपको तरफ लगा के रखेंगे और टॉर्च भी लगा देंगे, आप देख लेना। तो यकीनन मैं जाके वहाँ से देखने लगा तो इत्तेफाकन जगमगा रहा था वो गाँव, टॉर्च से, गाड़ियों को लाइट से मेरे तरफ बिल्कुल जगमगा रहा था। तो इतने में मैं 20-25 मिनट देखा, बहुत अफसोस हुआ। कभी कभार तो बहुत तंग भी होते हैं, जब दिल तंग हो जाते हैं। तो मैंने सोचा यार अब मैं टॉर्च लगा दूं तो दोनों साइड में आर्मी बैठे हैं, फौज बैठे हैं, ये लोग ड्यूटी लेगा। अगर टॉर्च नहीं लगाता तो क्या पता कि मेरा भाई की शादी में मैं देख रहे हैं या मैं बैठा हुआ है। जी, तो बिछड़ने के बाद सिर्फ आप लोग एक बार मिला, वहाँ से आपके पेरेंट्स या वालिदैन यहाँ आने की कोशिश नहीं किया, या वहाँ से वीज़ा नहीं मिला, या आप दोबारा जाने की कोशिश नहीं? जी, तो मैं अभी सर पहले जो आपको मैं उस बात को सर फिर वो शादी की वो बात कर रहे हैं सर, फिर मैं इमोशन हुआ, फिर मैंने सीधा घर में आया, मैं 2 टॉर्च उठा लिया। उठाने के बाद मैंने लगा दिया टॉर्च, चाहे जेल चला जाए, मुझे मालूम है कि जेल तो जाना ही जाना है, तो सरहद पे ये देखते रहने से बेहतर तो जेल ही बेहतर रहेंगे। इतना मतलब इंसान का जो दिमाग ख़राब हो जाते हैं। जो होने के बाद फिर मैं टॉर्च लगा दिया तो पूरा गांव से जगमगाने लगा, क्योंकि मैं 8-10 महीना वहाँ बैठा हुआ था। कोई मेरा मामू, चाचा, ताया, बेटा, तो इस तरीके से फिर मैं थोड़ा देर टॉर्च लगाने के बाद अब मुझे डर हो गया, अब तो मामला गड़बड़ हो गया, पुलिस आएगी, फौज आएगी, पूछताछ होगी। तो मैं घर आया, कोई नहीं आया। तो सुबह हुआ, कोई नहीं आया। तो मैं जिस घर से टॉर्च लगाया था उनसे मैंने पूछा भाई कोई आया? तो बोला फौजी आया। पूछा तो बोला आपने क्या कहा? तो मैंने तो कहा गोबाली के भाई की शादी था, उसने टॉर्च लगा दिया। तो मैं उस फौज को सलाम करता हूँ सबसे पहले। तो फिर तीसरे चौथे दिन जब मैं सीओ साहब का ऑफिस गया तो सीओ साहब अपने कुर्सी से उठते हैं, और मैं सच्ची है, हकीकत है जी। उठने के बाद कहते हैं गोबाली आपको मुबारक हो, आपने भाई की शादी में आपने एंजॉय किया, आपने भाई की शादी देखा। मैं बहुत खुश हुआ आपको ने भाई की शादी देखा। तो मैं हर वक्त कहते हैं ये फौज दिल नपने वाला फौज है, न कि मैं कहते हैं कि इस फौज को मैं हर वक्त कहते हैं कि ये फ़ौज के ज़रिए आज बॉर्डर ज़िंदा है, फ़ौज के ज़रिए आज ये हम सब यहाँ इतना खुशहाल है। तो मैं समझता हूँ फ़ौज के ज़रिए ही है। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि बिछड़ने के बाद आप लोग सिर्फ एक बार मिला, आपके वालिदैन यहाँ आने की कोशिश नहीं किया क्या? या आप दोबारा जाने की कोशिश? जी, मेरे वालिदैन ने भी बहुत कोशिश किया, मेरे वालिद साहब ने तो कोशिश बहुत किया। तो एक तो यही है, मैं कहते हैं जी, आज तक हम JNK में रहा तो JNK को मैं वीज़ा देने में हमारा सरकार कभी भी कहते हैं JNK वालों को वीज़ा नहीं दिया जाए। तो हम कि दोनों सरकार को कहते हैं, बोलने में क्या है सर, देखो इंडिया सरकार हो या पाकिस्तान सरकार हो या चाहे इमरान खान हो चाहे मोदी हो, शायद इनका भी माँ बाप होगा, इनका भी रिश्तेदार होगा। अगर इनके साथ यही सलूक होता तो ये क्या समझते हैं, ये क्या सोचते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ जी, आज सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, आप जैसे हर कोई आकर हमारा आवाज़ लेके जा रहे हैं। तो वीज़ा बहुत बार कोशिश की, यहाँ से वीज़ा नहीं मिल पाया। बल्कि अभी मुझे किसी पाकिस्तान का किसी बड़ा आदमी ने मुझे कहा था भाई साहब आप कभी वापस आएगा? तो मैंने कहा जी मेरे माँ बाप है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं साल में एक बार ज़रूर आऊँगा। तो उस अफसर का मुँह से वो लफ्ज़ निकला, मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि देखो भाई साहब, आपका रिपोर्ट इस्लामाबाद से लेकर कराची से लेकर हर जगह से मेरे पास रिपोर्ट आते हैं, हर जगह से कहते हैं कि आप तो एक फरिश्ता है। आपने पाकिस्तान में भी अपना सच्चाइयाँ पेश की, पाकिस्तानियों को भी आपने नसीहत दिया, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप ज़रूर आना। लेकिन पाकिस्तान ने मुझे ये भरोसा दे दिया आप आ सकते हैं। बदकिस्मती में उसके बाद फिर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, कई बार मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, आज भी मेरे पासपोर्ट नहीं बनते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, न पाकिस्तान के लोग मेरे फादर को यहाँ आने देते हैं, न यहाँ से वीज़ा देते हैं, न मुझे वहाँ जाने के लिए कितना बार मैंने पासपोर्ट के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरे पासपोर्ट आज भी नहीं बन सकता है, नहीं बन रहा है। तो अब इसी से मैं कहते हैं कभी इस देश में भी ऐसे गलतियाँ हो जाते हैं, इस देश में भी पता नहीं मेरे समझ में नहीं आते मैं क्या कहें।
आप जब 2014 में मिला, मेरे ख्याल से 2014 में, उसके बाद वापस आया तो सुनने में आप कुछ 3 साल बाद फिर आपकी मम्मी का भी इंतकाल हो गया। जी जी, तो ने 9 महीने के बाद इंतकाल हो गया। तो वहाँ से फ़ोन आया था मेरा मामू का, बोला कि एक भी फ़ोन आया। तो मैंने बोला वालिदा का क्या बीमार हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ? तो मेरे मामू ने कहा था बस कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ आपका जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आपका वालिदा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यकीनन था भी था, क्योंकि एक बेटा 45 साल बाद मुलाकात हुआ, उसके बाद उनका दिल में ये भी रहा कि मैं बदकिस्मत रहा कि मैं वालिदैन के पास ज़्यादा नहीं रह सका। हर जगह में महफिल, हर जगह में बुलाते थे, हर जगह में दावत पे बुलाते थे। तो शायद मेरे ख्याल में फिर उसके बाद मेरे वालिदैन का निधन हो गया। तो उससे पहले जी मैं आपको 1-2 बात फिर कहूँ। जब मेरा वालिदैन था, तो जब मैं 2015 में आया तो 16 में कई बार हम इसी बॉर्डर पे, मुझे वहाँ से कॉल आता था कि आज मम्मी पापा इधर आ रहे हैं, तो आप भी आना, आप सफ़ेद पहन के आना या आप हरा पहन के आना। तो फिर हम कपड़ा सूट पहन के आगे जाते थे। वहाँ से हम देखता था कि मम्मी पापा मामू कभी बाही इधर आते थे तो बोलो मम्मी ये पहन के आएंगे, पापा वो कपड़ा पहन के आएंगे। तो यकीनन हम देखने के लिए जाता था। देखने के जाने के बाद यकीनन जी साफ़ तौर पर मैं अपना मम्मी को पहचान पा रहा था, दूरबीन से अपना पापा को पहचान पा रहा था। मैं साफ बताता है ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है। तो उसके बाद मम्मी का जो डेट हुआ तो तब से तो ना वो लोग आया ना मैंने भी। हमें सुनने में आया इस गांव से लेके तुर्तुक तक सबका फैमिली बिछड़ा हुआ, आधे उधर है आधे इधर है, आप क्या बताएंगे? जी, ये तो मतलब ये बिछड़ा हुआ जी, आपको देखो कारगिल में भी इसी तरीके से हमसे ज़्यादा दर्दनाक है, आप सब जानते हैं। तो हालांकि नुब्रा डिस्ट्रिक्ट तक में लोग बिछड़ा हुआ है, तुर्तुक से भी इस तरह बिछड़ा हुआ है, बोदां से भी बिछड़ा हुआ है, ट्याक्शी और थंग का ज़्यादा है। लेकिन सबसे दर्दनाक जो वाक़या कहें तो मैं आपको फिर उस कहानी को वापस लेके आते हैं कि थंग गाँव। तो मैंने नहीं कहा, मेरे फादर को भेजा था रिंगचंद साहब ने, किस लिए भेजे थे कि उन बिछड़े हुए बेचारों को यहाँ लाने के लिए। तो उस पूरा औरत पाकिस्तान रह गया, पूरा मर्द यहाँ रह गया। अच्छा। जी, रहने के बाद जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया तो मैंने वहाँ पर पूछा लोगों से, आप लोग आगे क्यों नहीं गया, आप लोग आगे इधर उधर रोज़गार के लिए क्यों नहीं गया? तो इनके बोलना ही कहना ये था कि हम अपना गांव को देखते रहेंगे और थोड़ा बहुत खाना जो मिलेगा वही खाएंगे, ज़िंदा रहेंगे। हमारा ज़िंदगी एक कतर में ख़त्म हुआ है। अब हम वैसे घूम रहा है तो हमारा कोई ज़िंदगी नहीं है। गांव से जुदा हो गया, बाल बच्चों से जुदा हो गया, हस्बैंड से जुदा हो गया, तो अब हमारा कुछ नहीं रहा है। अपना गांव को किनारे को देखते रहना है, यही इसी कब्रिस्तान में चला जाना है। तो सर जी उस कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने मकान बना रखा है, छोटा मोटा घर बना रखा है, वहीं पे देखते रहते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमने सुना है कि यहाँ से जो मियाँ बीवी बिछड़ गया, कोई वहाँ उम्मीद करके बैठा है कभी ना कभी मिलेंगे बोल के शादी नहीं किया, और यहाँ भी जो किसी का बीवी जो हस्बैंड रह गया उनका भी यही मानना है कभी ना कभी हम मिलेंगे बोल के, ऐसे कुछ यही सर इसका मैं आपको एक कहानी कहूँ सर। तो यहाँ इस गांव में लोगों को हिंदी आने वाला बहुत कम था 71 में। तो हर घर में रेडियो लेके रखता था। तो किस लिए रखते थे? सुनता कुछ नहीं, समझता कुछ नहीं, लेकिन जो भी आप जैसे लोग आते हैं तो आपको पास रेडियो लेके जाता था। क्या इंदिरा गांधी क्या बोलता है, उसके बाद क्या कहते हैं, भुट्टो क्या बोलता है जिनका सरकार है। तो जैसे आप दिल बहलाने के लिए कहता था, हाँ अभी 1 महीने के बाद रास्ता खोलने वाला है, 1 महीने के बाद आप लोगों को मिलवाने वाला है। तो इसी तरह जी 50 साल पूरा हो गया। आज इस गांव में 3 आदमी जिंदा है, बाकी लोग बेचारे लोग न शादी किया न शादी कर सका। बोला कल मिलेगा, परसों मिलेगा, मेरे बच्चे आने वाला है, मेरे बच्चों से मिलने वाला है, उसी इंतज़ार में बेचारे लोग मर गए। अभी 3 जो लोग बैठे हैं तो उन्होंने यहाँ पर शादी किया, वो भी छोटा उम्र के लोगों ने यहाँ पर शादी किया। लेकिन वो बेवा औरतें जो आज फ्रंट में है उन बेचारों ने शादी भी नहीं, कुछ नहीं किया, बस एक पागलपन ज़िंदगी गुजारते हुए खुद मैंने देखा। जब मैं पाकिस्तान जब मैं फ्रंट में गया तो मुझे ज़्यादातर अक्सर उन्हीं के पास रहने का मन करता था। वो कहानियाँ बयान करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, बस
इनका एक कहते थे कि हमारे उस पेड़ में से एक आज किसी ने पेड़ काट दिया, या हमारे खेत में ये घास काट दिया, इस हद तक देखते रहते हैं। तो 50 साल हो गए जी, इनकी ज़िंदगी नहीं रहा, ना यहाँ का ना वहाँ का, बिलखुसूस इस गांव का। आखिर में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, मोदी सरकार से? जी, मैं एक तो से मोदी सरकार से मैं एक तो ये रास्ता के बारे में एक अपील भी है। मैं मोदी सरकार से मैं खुश भी हूँ, क्योंकि मोदी सरकार मैंने देखा है कि हर छोटे बड़े के ऊपर ख्याल रखते हैं। इस पे मैं शुक्रगुजार भी हूँ। लेकिन मैंने एक यूट्यूब पे मैंने एक छोटा सा एक शिकायत दर्ज किया था। मैंने कहा था मोदी इमरान बात करो, तानाशाही बंद करो। तो हम ये चाहते हैं कि अब अमन का ज़माना आ गया है, प्यार से रहने का ज़माना आ गया है, अभी सोशल मीडिया का ज़माना आया, तो मैं ये समझते हैं तो इसी तरह इस रास्ते को खोल दे। तो मैं आपको ये भी कहानी बता दें, पूरा देश के लिए मैं एक पैगाम बता दें, लद्दाख क्या जगह है। लद्दाख के बारे में मैं एक 2-3 चीज़ें जी देशवासियों को कहते हैं। ख़ुद मेरा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है। कई बार लद्दाख में जो आपका पुलिस का अफसर जो कि हमारे यहाँ का लोकल होते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ से एसपी साहब कहते हैं चालान करो, किसी को अरेस्ट करो, चालान करो, तो उनको कोई नहीं मिलता। लोग सच्चा आदमी होते हैं, अपना कानून पे फॉलो करने वाला होता है। तो कई बार मुझे कहा जी यार आपका नाम पे हम चालान करते हैं क्योंकि एसपी साहब को देना है, तो अपना दोस्तों से प्यार मोहब्बत से चालान कटवाते हैं। इसका मतलब लोग इतना शरीफ लोग है ना सर। तो वही सेम बल्तिस्तान वाले भी यही शरीफ लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और लद्दाख के लोग, हिमालयन रीजन के लोग, तो अभी लद्दाख में टूरिस्ट इतना आ रहे हैं, तो किस लिए आ रहे हैं? लद्दाख को शराफत देखने के लिए। तो पूरा टूरिस्ट जानता है, सब जानते हैं। तो मैं कहते हैं इमरान खान और मोदी को भी ये समझकर इस रास्ते को खोले, मिसाल के बाद ट्रेड के लिए खोले, तिजारत के लिए खोले। तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान, अभी आपने देखा है कि कई मैंने यूट्यूब में डाला है कि कितना मोहब्बत है कि लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का बीचों बीच। तो जो मैं नहीं जानते हैं जी लद्दाख के लोग जानते हैं बल्तिस्तान वाला, जो मैं नहीं जानते हैं कि लद्दाख वाले, मैंने यूट्यूब में डाला भी है, आप देख सकते हैं। तो मैं अभी तक शख्सपो साहब से तो मैं अभी तक मिला ही नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ। बस पाकिस्तान के अंदर शख्सपो साहब तो इतना मतलब फेवरेट है, एक दूसरे के साथ फेमस है। तो मैं समझता हूँ कि इस हमारा नज़दीक को अभी दूर कर रखा है, इसको थोड़ा नज़दीक करने के लिए, बातचीत कराने के लिए, और देश में भी हम अपना देश में खुश रहे, पाकिस्तान अपना देश में खुश रहे। हम तो अमन चाहने वाले हैं, प्यार मोहब्बत चाहने वाले जी, यही चाहता हूँ। शुक्रिया गोबा अली जी। ये थे मेरे साथ गोबा अली, जिन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे इनका अपने परिवार से बिछड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कभी न कभी इनको भी बार बार अपने वालिदैन से मिलने की इजाज़त मिलेंगे, और यहाँ के लोग वहाँ जा पाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ जा पाएंगे।